वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। नून लीग ने पीटीआई की छोड़ी नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। पीटीआई को हरीपुर में बड़े अपसेट का सामना। साबिक ऑपोजिशन लीडर और उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त हो गई। लाहौर में मियां अजहर की सीट भी पीटीआई के हाथ से निकल गई। बानी पीटीआई के आबाई जिले मियांवाली से भी साबिक ऑपोजिशन लीडर अहमद बच्चर की सीट भी पीटीआई बुरी तरह हार गई। जिमनी इलेक्शन में पीटीआई की बदतरीन शिकस्त की बड़ी वजह क्या बनी? मरियम नवाज ने जिमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया। मसनूई जमात हो या मसनूई बयानिया, दो रोज से ज्यादा देर नहीं चल सकता। जो काम करेगा वही जीतेगा। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। तमाम हलकों में उम्मीदवार ने कैदी नंबर 804 की तस्वीर लगाकर इलेक्शन लड़ा और हार गए। वजीर आला पंजाब का जिमनी इलेक्शन की कामयाबी के बाद बड़ा बयान सामने आ गया। इस तमाम सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एंकर्स और सहाफ़ियों से खुसूसी मुलाकात। सहाफ़ियों के सख्त सवालात के बेहतरीन जवाबात। वफाक और एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया पर मुखालिफिन की ट्रोलिंग पर सुहेल आफरीदी क्या सोचते हैं? बानी पीटीआई को जेल से रिहा करवाने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाएगी? मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल होने वाले बाई इलेक्शंस के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। क्लासरा साहब को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मलिक साहब, ओवरऑल तो वैसे ज़्यादातर पीटीआई ने बॉयकॉट किया था, लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए उसमें जहां एक तरफ नून लीग सेलिब्रेट कर रही है, वहां दूसरी तरफ पीटीआई बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा रही है और एक दफ़ा फिर फॉर्म 45, फॉर्म 47 जैसी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन इलेक्शंस को? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ी सियासी गलती की है। ये एक ऐसी सियासी गलती है जिसका इन्हें खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा और इन्हें बहुत एहसास होगा कि इन्होंने जो माजी में गलतियां की ये उससे बड़ी कई गलती है। सियासी जमातें जब सियासी मैदान से निकल जाती हैं तो स्पेस खाली कर देती हैं और वो स्पेस कोई और ले जाता है। 2008 के इलेक्शन में मुझे आज भी याद है जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उस वक्त महमूद खान अचकजई, इमरान खान और काजी हुसैन अहमद मरहूम उनके साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो बाइकाट करेंगे। और तब भी मुझे याद है उस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए इन तीनों रहनुमाओं ने एक बात कही थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, इसलिए पाकिस्तानी कौम वोट डालने पोलिंग स्टेशन पर नहीं आएगी, कोई एक शख्स भी नहीं आएगा, बिल्कुल बाइकाट मुकम्मल हो जाएगा। वो इलेक्शन मेरे ख्याल में इन तीनों जमातों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। यानी तीनों जमातों ने इलेक्शन से बाइकाट किया, उसके बावजूद वोट पड़े, मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में हुकूमत बना गई और वो जो जगह खाली हुई वो इमरान खान साहब के लिए संभालनी मुश्किल हो गई। सेम उसी तरीके से आपको याद होगा कराची में एक बार एमकेएम ने बाइकाट किया, उसके नतीजे में जो है वो कराची के बलदियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी जीत गई और जमात इस्लामी वहां ऐसे जीती कि एमकेएम को बाद में शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर नाज़िम बन गए और उन्होंने तरक्याती काम किए और जमात इस्लामी जो अपनी काफी सारी वहां से वोट बैंक लूज कर चुकी थी उसको वापस लाने में कामयाब हो गई। यही हाल हुआ है इस इलेक्शन में। पीएमएलएन अपना वोट बैंक लूज कर चुकी थी और वो वोट बैंक दोबारा वापस दे दिया पीटीआई ने उनको, पीएमएल ने इन इंतखाबी मैदान के अंदर। आप देखिए जिन इलेक्शंस में इन्होंने बाइकाट किया, पंजाब में पूरे में बाइकाट किया, लाहौर में इलेक्शन लड़ लिया हमाद अजहर साहब की निशिस्त के ऊपर, पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, एबटाबाद हरीपुर वाली निशिस्त पे जहाँ उमर अयूब साहब की एहलिया इंतखाबी मैदान में उतरी। तो गोया इनकी अपनी पॉलिसी ही कोई इस किस्म की थी कि इनको कोई समझ नहीं आया कि इन्होंने करना क्या है। उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज न सिर्फ वो सारी सीटें जीत गई जो इनके छोड़ी खाली इनकी वजह से खाली हुई थी, इनके लोग नायल हुए थे, बल्कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून वफाक के अंदर पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत हासिल करने में भी कामयाब हो गई। गोया इन्होंने मुस्लिम लीग को ताकतवर बनाने में अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। अच्छा, आपने कहा कि ये इनको एहसास होगा कि सियासी गलती है, बट ये ओवरऑल एक तरह से पीटीआई की स्ट्रैटेजी रही है। आपको याद होगा पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना, केपी असेंबली एनए की सीट से रिजाइन करना, आज भी वो समझते हैं कि ये जो उनकी सियासी चालें थी ये बहुत ज़बरदस्त भरपूर जो है वो साबित हुई हैं ओवरऑल पीटीआई के लिए। तो ऐसा आपको लगता है कि वाकई इनको ये एहसास होगा कि सियासी गलती? अभी भी मैं कुछ रहनुमाओं को सुन रही थी जिन्होंने कहा कि फुल बैन जो है वो करना चाहिए था और जो बाकी
जितनी सीट्स पे वो लड़े भी हैं उस पे भी जो है वो कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये तो एक उनकी नजर में एक कामयाब स्ट्रैटेजी ही है उनकी तरफ से। भैया मेरे ख्याल में आप भी बखूबी जानती हैं और करासा साहब भी इनका भी जो है मैदान को बड़े अरसे से कवर भी कर रहे हैं, पंजाब की सियासत को भी बड़ी उनकी गहरी निगाह है। आप देखें कि जो शख्स भी जो सियासी खानदान भी, अगर मैं मुख्तलिफ अजला की बात करूं, जिस सियासी खानदान ने इलेक्शन का एक दफा बाइकाट किया या इलेक्शन के मैदान से निकला, वो वापस पलटकर बड़ी मुश्किल से वापस आ सका। ये महज पीटीआई जो बातें कहती थी हम असेंबली तोड़ दी, हमने क्या फायदा हुआ? आज उनके लीडर जेल के अंदर हैं, क्या फायदा हुआ कि उनके अंदर आज भी उनके ऊपर एक दबाव मौजूद है। बड़ा जलसा पंजाब में वो कर नहीं सके, कोई एहतिजाजी तहरीक पंजाब में वो चला नहीं सके। आस्ता आस्ता अपनी हुकूमत भी वो तोड़ के, जो हाँ उनके पास एक ताकत थी, एक सियासी कुव्वत मौजूद थी, उस सियासी कुव्वत को खत्म करते चले जा रहे हैं। और इस दफा तो लोगों को, मैं एक और आपसे बात अर्ज करूं, लोगों ने इलेक्शन में इनको सपोर्ट इसलिए भी नहीं किया तो लोगों के अंदर मायूसी है, इनके वोटर्स के अंदर, कि जी इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं अगले महीने बाहर आ जाएंगे, वो तो आज बाहर आने से रहे, वो बाहर आ नहीं रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी आपको मायूसी चंद महीनों तक नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी, मैं वज़ीर आला बनूंगा, खान साहब को बाहर ले आऊंगा। अब वो जब खान साहब बाहर नहीं आएंगे 2-4 महीने तक, तो फिर लोग उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन करेंगे। तो पीटीआई की ये सियासी गलतियां हैं, लेकिन वो अपनी सियासी गलतियों को मानते नहीं है। इसी सियासी गलतियों की बदौलत वो आज इस वक्त, ठीक है पॉपुलैरिटी होगी, पॉपुलैरिटी जब तक सियासी ताकत में अमर्ज नहीं होती, उससे पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं होता। आप देखें ना, आप इस इंतखाबी मैदान में उतरे, आप बड़ी सियासी जमात बन के अपोजिशन में बैठ जाए तो आप अपोजिशन में शुमार होंगे। हुकूमत अगर आप हासिल करने में कामयाब नहीं तो हुकूमत आपके हाथ में आ जाती है। इसलिए सियासी जमातें अपनी स्पेस देती नहीं है। पीटीआई चूंकि चंद अफराद नहीं बल्कि एक ही फर्द की सारी उसकी सोच, उन्हीं के फैसले, उन्हीं की मुशावरत, इमरान खान साहब की मुशावरत इमरान खान साहब से होती है। इमरान खान साहब फैसले जो है वो इमरान खान साहब से पूछ के करते हैं। इमरान खान साहब ने तजवीज लेनी होती है इमरान खान साहब से। बाकी लोग तो समझिए कि जाके उनसे सिर्फ हदायत देने जाते हैं कि हमें बताएं हमने करना क्या है। ऐसी सूरत हाल वाली सियासी जमातें जब किसी मुश्किल वक्त में आती हैं तो बड़े हालात खराब कर बैठती हैं, और सेम ये आज पीटीआई की हालत है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मुबारक हो, मेरा ख्याल है आपको ये उम्रे पे गए हुए थे, आपको उम्र को मुबारक हो मलिक साहब। थैंक यू साहब। अच्छा, दूसरा भी आपने बात की सियासी गलतियों की, सियासी एक मतलब एक के बाद दूसरी तीसरी एक मुसलसल गलतियों का सिलसिला है जो मेरा ख्याल है उसके 11 अप्रैल ये 2022 के बाद शुरू है मुसलसल। आप और मेरे जैसे जिनको सियासी गलतियां समझते हैं, हमारी राय में तो ज़रूरी नहीं हो सियासी गलतियां हों, तो पीटीआई की लीडरशिप है, पीटीआई का क्राउड है, उनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो तो इसको मास्टर स्ट्रोक समझते हैं। इतना बड़ा गैप क्यों है कि मतलब जो पॉलिटिकल बातें या स्ट्रेटजीज हमें लगती हैं कि ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं हमारा मास्टर स्ट्रोक है, रिजाइन देना मास्टर स्ट्रोक है, इस्तीफे देना मास्टर स्ट्रोक है, अपनी हुकूमतें तोड़ना मास्टर स्ट्रोक है, फिर उसके बाद धरने देना, लॉन्ग मार्चेस करना, लड़ाइयाँ फड्डे, ये बैकआउट सारा, दे थिंक दीज आर मास्टर स्ट्रोक्स। आप और हमारे जैसे कहते हैं सियासी की ये गलतियां सर, तो कौन ठीक कह रहा है सर? वो ठीक कह रहे हैं या आप ठीक कह रहे हैं? मेरे ख्याल में करासा साहब, पीटीआई के अंदर दो किस्म की लोग मौजूद हैं। एक पीटीआई के पास अंधे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने कोई किसी बात ना सोचना है ना समझना है। वो शाम को किसी का भी लाग सुनते हैं तो सुबह हमें बता रहे होते हैं कि खान साहब आज फजर के बाद जेल से बाहर आएंगे और फजर की नमाज बनी गाला में अदा करेंगे। उनको कोई ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, मुल्क की सियासत का नहीं पता, मुल्क के उनसे पूछा जाए ना खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं, वो कहते हैं जी कोई भी मुकदमा नहीं है। हम उन्हें कहते हैं जी उनकी सजा हो चुकी है, वो कहते हैं जी उनको तो सजा ही कोई नहीं हुई। यानी वो बिल्कुल नाबल्द किस्म के सियासी सपोर्टर्स हैं जिनको सियासत की अलग बे के पता नहीं है। जितने समझदार पीटीआई के सियासी लोग हैं आप उनसे मिलकर देखिए, उनसे बातचीत करके देखिए, वो खान साहब की खुशनुदी के लिए टीवी चैनल्स पर बैठकर तो अपने जो है इन सारे फैसलों को कामयाबी करार देते हैं, लेकिन अपने निजी महफिलों में कहते हैं जी मरवा देता फलां ने, फलां बाईकाट में फलां ने मरवा दिया था, फलां बाईकाट में फलां ने मरवा दिया था। वो एक दूसरे को गालियां देने पर उतर आते हैं। जनाब कहते हैं याद देखो, आपको याद होगा चौधरी परवेज भाई साहब को क्या कहा करते थे कि जी फलां फलां नाम लेके इन्होंने बड़ी काली सी, इन्होंने बड़ी जल्दी सी, मैं कैसी एक मोर्चा साढ़े को मौजूद है पंजाब का, जाया ना करिए, इन्होंने वो भी जाया करा लिया। अच्छा, इसी तरीके से जो पॉलिटिकल लोग हैं इस वक्त पीटीआई के अंदर, वो बकायदा इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि हमने ये सियासी गलत फैसले किए। इवन 26 नवंबर के वाकयात को ले लें, आप अली मीर गंडापुर साहब से पूछिए, वो कहते हैं जी सियासी गलती थी। जब हमें कह दिया गया था हमने फलां जगह रुक जाना है, खान साहब का पैगाम भी था, हमें रुक जाना चाहिए था, बुशा बीबी ने मरवा दिया। अच्छा, आगे किसी और से पूछा जाए, वो कहते हैं जी फलां तारीख को पिंडी जाने का फैसला बड़ा गलत था। परवेज भाई साहब ने मीटिंग में बैठ के कहा था कि जनाब ये क्या तुसे की कर लगे हो, तुसे क्या इस तरह आर्मी चीफ की तैनाती रुकवा लोगे?
भाई तुझसे पिंडी ने जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ। यानी ये सारी सियासी गलतियां ये तस्लीम करते हैं, लेकिन वहां चूंकि हमारे यहाँ सियासी जमातें डिक्टेटरशिप की एक आला तरीन मिसाल होती हैं, वहां लीडर के सामने बैठ के कहा था सर जो आपने सोचा था उस जैसा सोचने वाला दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ। तो ये अपने लीडर की खुशनुदी के लिए बातें करते हैं, इन्हें भी एहसास होता है कि वो ये कहते हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त जानने वाले होंगे, कोई हमारे भी 2-4 हैं पीटीआई में, वो कहते हैं जनाब कि हम बुरे क्यों बने। आपने कहा जनाब के सारे उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं तो खान साहब ठीक कहते हैं जिसने जुर्रत की खान साहब की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा दूसरे दिन पार्टी से बाहर होगा, उसको तो बुलाएंगे नहीं। वो कहते हैं हम क्यों बुरे बने, हमें क्या पड़ी है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगे, ये टाउट है, ये मुखबिर है, ये जसूस है, गद्दार है, इससे काम तो वो इल्जाम लगता ही नहीं है। मैं तो पहले कई दफा कह चुका हूं कि जो भी पीटीआई में थोड़ी सी अक्ल की, समझदारी की, कोई सुलह सफाई की, कोई रास्ता निकालने की बात करता है, जो सियासत का हिस्सा होता है, तो उस पर तो टाउट होने का, मुखबिर होने का, उस पर जसूस और ये उनका एजेंसियों का, ये अगेन कहते हैं एजेंट होने का इल्जाम लग जाता है। तो ये इल्जाम कौन ले सर? वो क्यों खान साहब को या बुशरा साहबा को या किसी और को कहे कि भाई साहब ये ना करें वो ना करें? व्हाई शुड दे डू दैट? ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि सियासी जमातें हमारे यहाँ उस तरह की सियासी जमातें नहीं हैं। यहाँ सियासी जमातों में जो लोग शामिल होते हैं वो अपने मुफाद की घर से होते हैं, अपने मुफादात के तहत होते हैं। आप जरा पूरी एक लिस्ट सामने रख लीजिए, क्लासर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। इस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप उंगलियों पे 5-7 लोग गिन लेंगे, बाकी सारे के सारे सारी जिंदगी इख्तियारात और इख्तियारात के मजे मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में या मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में उठाकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी उस वक्त उनको वो जमातें फरिश्ता लगती थी, आजकल उनको पीटीआई फरिश्ता लगती है। वो सारे मजे लूट चुके हैं, इसलिए उन्हें नजर आया कि इस वक्त पॉपुलैरिटी खान साहब के पास है, खान साहब के पास जाके खड़े हो जाएं। और वो समझते हैं अगर हम खान साहब से इख्तिलाफ करेंगे हमारा पत्ता काट दिया जाएगा। इसलिए वो कहते हैं जी जो लीडर कह रहा है कि हाँ शाम मिलाई जाओ, ये हमारी सियासत का अलमिया है। इसलिए सियासी जमातें मजबूत नहीं हो पाती, अफराद मजबूत हो जाते हैं कि अफराद की बात आगे से कुछ सुनने। मुझे अब भी याद है एक बड़ी जो कैंपेन चल रही थी, जनाब कैंपेन करके कुछ अरकान असम्बली आए, तो मैंने उनसे पूछा कि हल्का में कैंपेन कैसी जा रही है? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी जा रही है। मैंने कहा जी वाकई? कहते जी जो असे लीडर जग दसा तुहानू वो दस रहे हैं। अच्छा क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी वहां लीडर को जाकर हमने यही बताना कि बहुत आला कैंपेन है आपकी। मैं कहा जी अगर आप बता देंगे कि कैंपेन में ये खराबियां, कहते जी साडा नंबर कटिया जाएगा, आइंदा से बुला के आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर की सियासत बड़ी डिटरमिन करते, कभी पीपल्स पार्टी का गार्ड होता था, फिर नवाज शरीफ साहब का गार्ड बना, फिर इमरान खान साहब का गार्ड बना। एक बहुत बड़ा मैच पड़ा वहां पर, जो असल था मेरा ख्याल, जिसपे आंखें भी थी, सेफ सीट समझी जाती थी। इनके हमाद अजहर साहब के वाले साहब वाली सीट पे जो इलेक्शन हुआ, ये क्या हुआ है वहां पे? ये कैसे इलेक्शन हार गए? इनकी तो बड़ी अच्छी खासी अपनी आराई बिरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। लाहौर में तो 2 बड़ी बिरादरीज हैं, वो कहते हैं जो वो फैसला करती हैं इन कंस्टिट्यूंसीज में, स्पेशली ये जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, एक आपकी कश्मीरी बिरादरी है, दूसरी अराई बिरादरी है। तो ये अराई बिरादरी के थे ये हमाद अजहर साहब जो हैं, ये कैसे इलेक्शन हार गए सर? ये जरा इस पे जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा, मैं अगर क्लासा साहब मैं ये हल्का आपके सामने रखूं तो इस इलाके में, इस हल्के में अराई बिरादरी का जो सबसे ज्यादा वोट बैंक अटैच है वो मियां नुमान साहब के साथ रहा है। मियां नुमान साहब ने, आपको याद होगा, मियां असलम इकबाल नाकाबिल शिकस्त थे यहाँ से, उनको भी शिकस्त दी थी इस हल्के में। मियां नुमान एक अराई बिरादरी में सबसे ज्यादा सुलझे हुए फर्द शुमार किए जाते हैं उनकी पूरी फैमिली के अंदर। यहाँ पे बाकी हमारे अराई भाई नाराज ना हो जाए, सारे सुलझे हुए होते हैं सर। मैं ये सारे हमारे अराई दोस्त भी कहेंगे, उनके मुखालफीन भी ये बात कहते हैं कि हाफिज नुमान बहुत शरीफ। मैं उनके मुखालफीन से भी शुरू ये बात की है। और एक वजरदार फैमिली तस्वर की जाती है उनकी फैमिली जो है नुमान साहब की। तो नुमान साहब का अपनी बिरादरी में वोट बैंक बहुत ज्यादा है। हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब का एक अपना हल्का असर मौजूद था, लेकिन हमाद अजहर साहब के वालिद साहब मियां अजहर साहब, आपको याद होगा, डिपेंडेंट रहे हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर। वो उनकी सियासत मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमती रही है। अगर आप मियां नवाज शरीफ की सियासत की सपोर्ट मियां अजहर साहब से निकाल दें तो मियां अजहर साहब एक बड़े अच्छे भलेमान सियासतदान होने के बावजूद सियासी मैदान में कोई बड़े कामयाब सियासतदान नवाज शरीफ की हिमायत के बगैर नहीं थे। अलबत्ता पीटीआई का वोट जब आया और पीटीआई का वोट जब मिला जो है हमाद अजहर साहब को, पीटीआई के वोट बैंक ने हमाद अजहर साहब को कामयाबी दिलाई या उनके लिए वहां पे एक माहौल अच्छा बन गया। अब हमाद अजहर साहब को डर था कि अगर इस इलेक्शन में वो हार जाते हैं और अगर जीत भी जाते हैं तो हल्फ नहीं उठा सकेंगे, और अगर हार जाते हैं तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी जगह पे जो है वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि अपने ही अजीज को इलेक्शन में मैदान में उतार दिया कि ठीक है इलेक्शन हार हो जाएंगे तो मैं दोबारा से फिर उम्मीदवार बन के इस हल्के में मौजूद रहूंगा। लेकिन हाफिज नुमान साहब को आप बिरादरी के लिहाज से, एक मजबूत उम्मीदवार के लिहाज से कभी आप कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं कह सकते कि जी वो बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। इस हल्के में ख्वाजा एहसान साहब हारे। ख्वाजा एहसान साहब के साथ अराई बिरादरी इतनी जुड़ी नहीं थी, इसलिए
कि वो ख्वाजा कश्मीरी थे। और अराई बरादरी जो है वो हाफिज नुमान साहब को, मियाँ असलम इकबाल को, मियाँ अजहर को और मियाँ उस्मान साहब यहाँ से एमएनए हुआ करते थे, ये इनको सपोर्ट करती रही है। मियाँ महमूद रशीद साहब का जो हल्का है वहां पे भी अराई बरादरी उनको सपोर्ट करती रही है। तो ये जो अराई पिलर्स हैं 5, 6, 7, इनको अपनी अपनी जगह पे अहमियत अपनी बरादरी में रही है और यही फायदा उठाया हाफिज नुमान साहब ने कि जी उन्होंने जब देखा कि इस वक्त उनका वोट बैंक जो है पीटीआई का वो एक्टिव नहीं है, पीटीआई जो है मायूसी का शिकार है, उन्होंने इसीलिए ख्वाजा एहसान साहब को टिकट देने के बजाय मुस्लिम लीग नवाज ने ये टिकट दी मियां नुमान साहब को कि वो जो वोट बैंक ख्वाजा साहब लूज कर जाते थे, मियां नुमान साहब उसको अपने साथ मिला लें। तो मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटेजी में ये सीट वो जो है वो जीतने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नसरुल्लाह मलिक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं कल होने वाले बाई इलेक्शंस के हवाले से। मलिक साहब, आपने डिटेल में बताया लाहौर वाली सीट के हवाले से, हरीपुर में जो है वो क्या हुआ? क्योंकि मैं सुन रही थी मरियम नवाज साहिबा जो है अपनी कारकर्दगी की जो है वो बात कर रही थी जब वो लाहौर की बात कर रही थी। ठीक है, ये बयानिया जो है वो नून लीग का हो सकता है कि कारकर्दगी ऐसी थी और इसकी वजह से जो है वोटर शिफ्ट जो है वो देखा गया है, लेकिन हरीपुर में क्या नून लीग की कारकर्दगी थी या फिर हरीपुर में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई का वोटर जो है वो शिफ्ट हो गया? वहां क्या सेंस बनती है आपके ख्याल में? अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आखिरी जुमला लाहौर के हल्के के हवाले से कहता हूँ। यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप थे। एक ग्रुप है मियाँ असलम इकबाल साहब का जो पीटीआई में है, दूसरा ग्रुप है हमाद अजहर साहब का। अब दोनों की इतनी शदीद लड़ाई है, दोनों एक ही बिरादरी यानी अराई बिरादरी से तल्लक रखते हैं और मियाँ असलम इकबाल के ग्रुप ने भी इस वक्त जो है वो हमाद अजहर साहब यानी पीटीआई के उम्मीदवार की सपोर्ट उस तरीके से नहीं की, बल्कि कहीं मुखालफत की है कि किसी तरीके से हमाद अजहर साहब का बंदा हार जाए। तो ये जो आपस की धड़ेबंदी थी ये भी उनके लिए बड़े नुकसान का बायस बनी है। अब रही हरीपुर की बात, देखिए हरीपुर में पीटीआई जो है वो गिला शिकवा इसलिए भी नहीं कर सकती कि वो माजी में इसी बाबर नवाज साहब को बड़ा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर कहती रही हैं। पीएमएल ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी बेहतर अंदाज से चलाई, कुछ नाराज लोगों को वो मनाने में भी कामयाब हुए। फिर बाबर नवाज जो है वो हल्के में एक मजबूत उम्मीदवार भी थे। तीसरी बात जो मैंने पहले आपसे अर्ज की कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी इन इंतखाबात के अंदर, वो खास तौर पर पीटीआई की जो एक अजीब और गरीब किस्म की सियासी पॉलिसी रही है, इसने पीटीआई को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यानी आप कहें जी हम 2 सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे, बाकियों पे बाइकाट करेंगे। इनके कारकुनों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, उनके रहनुमाओं ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। वो ये बात कहते थे या तो पूरा बाइकाट कर दें या फिर इलेक्शन में हिस्सा लें। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। मलिक अहमद खान बच्चे सब चाहते थे कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, उनकी पार्टी जो है इलेक्शन में मैदान में उनके नामजद करदा लोगों को सपोर्ट करे, लेकिन नहीं हुआ। अब लाहौर में देखिए बजाज नियाजी साहब थे, 6000 वोट ले गए। उन्होंने कहा जी विकेट को वोट दें, इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के वो लोगों से वोट मांगते रहे। तो इस लिहाज से जो है वो अगर पीटीआई अपने कैंडिडेट्स का भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में इंतखाबी मैदान में उतरी होती तो कहीं ना कहीं नतायज थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते। लेकिन हरीपुर का सेट जो है सेट उनके लिए जो है वो बड़ा एक धचका लगा है उनको कि हरीपुर के इलेक्शन में खासतौर पर उमर अयूब साहब तो ये समझे बैठे थे जी ये निशिस्त हमारी अपनी है। वहां आप धांधली का इल्जाम लगाते हुए 100 बार सोचते हैं। इंतजामिया उनकी, पुलिस उनकी, सूबाई हुकूमत उनकी, और फिर वो अपनी निशिस्त पे वो इलेक्शन हार जाएं। और मजमूई तौर पे भी अगर देखा जाए इस पूरे इंतखाबी अमल के अंदर चंद एक वाकयात के अलावा कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब नजर नहीं आई। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा जैसे मरियम नवाज साहब या उनकी पार्टी क्रेडिट ले रही है जी हमारी गवर्नेंस बहुत बेहतर होगी, हमने सूबे में काम बड़े कर दिए हैं, ये उसकी वजह से ये सारे रिजल्ट हैं कि इनके कैंडिडेट जीत गए हैं, या इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की कोई इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने वहाँ पे अपनी कैंपेन नहीं चलाई, तो लिहाजा वो कहते हैं टर्न आउट भी बहुत कम रहा है, कोई कहते हैं 17%, कोई कहता है 16%, कोई इससे कम या ज़्यादा बताता रहता है। आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं कि बैकआउट की वजह से हुआ है कि पीटीआई का वर्कर वोट डालने नहीं गया, इंडिविजुअल तौर पे जितने लोग इधर उधर आते जाते रहे वो अपनी जगह, या मरियम नवाज साहबा या उनकी पार्टी जो दावा करते नहीं जनाब कि हमने बहुत बड़े करिश्मे कर दिए हैं तो इसकी वजह से वोट हमें मिल रहा है? कोई लीडरशिप पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है जो पार्टी को संभाल सके। ये 3-4 फैक्टर मिलके मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी का बायस बने हैं। और अगर आप देखेंगे ये तीनों फैक्टर्स मौजूद ना होते तो शायद कंपटीशन कहीं हो जाता, कहीं आजाद उम्मीदवार इनके करीब पहुंच जाते। तो मैं समझता हूँ जहां मरियम नवाज अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रही हैं वहां ये 2 फैक्टर भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक है पीटीआई का बाईकाट, एक पीटीआई की जो पार्टी की क्यादत में लड़ाइयां झगड़े और पार्टी की पॉलिसियों और पार्टी के जो फैसले हैं वो गैर सियासी। ये कहते हैं पीटीआई कहते हैं जनाब कि आप लोग हम पे जब ये कहते हैं हमने बैकआउट किया, फैसले ठीक नहीं कि हमने तो 2024 के इलेक्शन में लड़ा,
हमें उन्होंने बदल दिया, फॉर्म 47 पे हरा दिया। तो हमने उस वक्त बड़ी तादाद में हमें वोट पड़ा, सीटें मिली, पंजाब में भी, सेंटर में भी। वो तो नवाज शरीफ साहब को भी कहते हैं और भी बड़े बड़े लीडरों को कहते हैं अपनी सीटें हार गए थे लेकिन उनको जीत में बदल दिया गया। तो उनका कहना था जनाब हमने तो पार्टिसिपेट करके देखा, हमारी पार्टी पे जुल्म हुए, तशद्दुद हुए, हमारा लीडर जेल में, पार्टी जेल में, उन्होंने बल्ला ले लिया, बैट ले लिया, बैन कर दिया, सारी चीज़ें भुगतने के बावजूद हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, फिर भी हमें नहीं जीतने, मतलब जीतने के बाद भी हमें पावर नहीं दी गई। तो इन 6 सीटों को हमने अचार डालना था, क्या करना था? हम जाते दोबारा इलेक्शन लड़ते, जिसको आप, मैं या दीगर लोग गलती समझते हैं। सर आपको याद होगा खुलासा साहब 2002 के इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नवाज पे ऐसा ही बुरा वक्त था, मुश्किल हालात थे, पार्टी की आदत मुल्क से बाहर थी, 15-16 सीटें थी मेरा ख्याल है। हाँ, इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज मैदान के अंदर थी, हर निशिस्त पे इलेक्शन लड़ी, जहां जहां एडजस्टमेंट हो सकती थी एडजस्टमेंट उन्होंने की, लेकिन इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ा। 2008 के इलेक्शन में भी मियां नवाज शरीफ बाईकाट का फैसला बाहर से करके आए थे कि हम इंतखाबी अमल का बाईकाट करेंगे। यहाँ जब आए तो उन्होंने कहा अगर हम बाईकाट कर गए तो मुस्लिम लीग कायद आज़म वापस आ जाएगी। जरदारी साहब ने कायल किया था जब ये बेनजीर भुट्टो साहब, याद है मुझे, जरदारी साहब ने उनको कायल किया। जरदारी साहब ने कहा भी आप अगर इंतखाबी अमल से निकल जाएंगे तो फिर आप तो आउट हो जाएंगे सियासत से। तो मियां नवाज शरीफ ने फिर तमाम सियासी जमातों को बुला के, और उन्होंने हवाला मेरा ख्याल है ये 1985 के इलेक्शन का दिया था जब बेनजीर भुट्टो साहब ने बैकआउट किया था, साल भर पछताती रही थी। अच्छा, आप देखें, आप तारीख को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप माशाल्लाह किताबें पढ़ने वाले हैं, आप तो जरा तकरीरें करने वाले हैं। यदि आप देखिए 85 के जो इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी अगर बाईकाट ना करती, मियां नवाज शरीफ मुल्क की लीडरशिप के तौर पे मर्ज ना होते। ये मेरी राय है। मियां नवाज शरीफ को उस वक्त स्पेस दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मियां नवाज शरीफ जो पंजाब के वजीर खजाना थे वो पंजाब के वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए 85 के अंदर, और उसके बाद एक कौमी सतह के सियासतदान बन गए। पीपल्स पार्टी मौजूद होती तो शायद हालात डिफरेंट होते, लेकिन ये स्पेस खाली कर दी थी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, जिसका बेनजीर साहबा कई बार इजहार भी कर चुकी कि मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती ये थी कि मैंने 85 का इलेक्शन खाली छोड़ दिया था और मियां नवाज शरीफ एक कौमी सियासतदान बन गए। मलिक साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि पीएमएल नवाज जो है इनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई हाउस में, अब इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। अभी से ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि आप पीपल्स पार्टी को साइड पे कर देंगे, अब कोई ऐसा कोई मसला नहीं रहेगा, जो मुआहदे वगैरह हुए भी थे वो सारे नल एंड वाइड। और वैसे भी आपको पता है नवाज लीग के बारे में इनके मुखालफिन ये कहते हैं, ये अक्सर आपने भी सुना होगा कि जब ये पावर से बाहर मुश्किल वक्त में हूं तो ये पाँव पकड़ लेते हैं, जब ये इक़्तिदार में आ जाएं तो गला पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं जनाब इनका तो पुराना स्टाइल है, पावर मिलेगी, इनके पास अपनी अक्सरियत आ जाएगी, इनको ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद वही अब गला पकड़ने वाला टाइम आ गया। आपको लगता है कि नवाज लीग की जो एक ट्रेडिशन है, लेगेसी है, अब ये मूड बदलेंगे, मीडिया के साथ भी, दीगर इदारों के साथ भी, पॉलिटिशियन के साथ, अपोजिशन, पीपल्स पार्टी वही सलूक होगा जो पहले करते थे, कि या वो इसी तरीके से मिलजुल के हुकूमत करते रहेंगे पीपल्स पार्टी के साथ? मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी से दूर जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ना मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं ना इसहाक डार साहब चाहते हैं कि ये दूरियां बढ़ें या पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई हो जाए। सादा अक्सरियत होने के बावजूद वो पीपल्स पार्टी को एंगेज रखेंगे और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। मुझे ये लगता है पीपल्स पार्टी बहरहाल उस पोजीशन में नहीं रही जैसे वो कभी कभी किसी मौके पे बहुत ज्यादा जो है वो दबाव डाल लेती थी पीएमएलएन के ऊपर। शायद ऐसे हालात नहीं होंगे, लेकिन पीएमएलएन जो है उन्हें शायद दूर न जाने दे। दूसरी रही बात शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो हुकूमत है ये डिफरेंट है थोड़ी सी, ये लोगों को अकोमोडेट करके चलेंगे, लोगों को साथ लेकर चलते रहेंगे, और इसी में इनका फायदा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया की आज़ादी की जब आप करते हैं ना जी, कि मीडिया की आज़ादी में या मुस्लिम लीग नवाज के अंदर घमंड आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, इसका इम्कान बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। उसकी वजह भी मैं समझता हूँ जनाब किबला इमरान खान साहब भी हैं। ये स्पेस उन्होंने इतनी गंदी लड़ाई लड़ी है कि उस गंदी लड़ाई के नतीजे में सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, ये बाकी लोगों की स्पेस कम होती चली गई है। ये सियासी लड़ाई लड़ते रहते ना मीडिया की इतनी सियासी जो स्पेस है वो कम होती, ना सिविल सोसाइटी की स्पेस इतनी कम होती, जुडिशरी की या पीटीआई की अपनी स्पेस इतनी कम होती। वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहा करते थे कोजा ना लो, यानी कोजी लड़ाई ना लो चुप रहना चंगा होता है। यदि आप अगर बुरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप आराम से बैठे रहें। तो मेरे ख्याल में लास्टली मलिक साहब, मैं कल सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, हमारे दोस्त हैं जमशेद रिजवानी, उन्होंने इंटरव्यू किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने ये पूछा है जी कि ये खबरें आई थी कि आपका मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी को नवाज लीग का पिछले साल 2024 के बाद फॉर्मेशन ऑफ हुकूमत पे, तो जिसमें यह था कि आधी आधी टर्म लेंगे, 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट होगा, तो 2.5 साल के लिए स्पीकर होगा, ऐसे 2.5 साल के लिए वजीर आजम होगा। अब आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हालात चल रहे हैं,
क्या नेक्स्ट ईयर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, या आपकी दफ़ा वो कहेंगे हमारे पास तो अब ये अक्सरियत है, हमें आपके वोट की ज़रूरत नहीं रही। सो माजी में जो हमने कहा था और ये वादे जो होते हैं ये कोई आसमानी सहीफे तो नहीं होते, ये बात उन्होंने भी फरमाई थी। आसिफ अली जरदारी साहब टीवी पे कह चुके हैं जनाब ये वादा कर देने का मतलब ये थोड़ा है कि कोई ये कुरान पाक में लिखा गया है। तो अगर यही काम अब नवाज शरीफ साहब जो उनकी पार्टी करे भी ठीक है, उस वक्त के हालात के मुताबिक तो हमने वादे किए थे कि 2.5-3 साल ले लेंगे, अब की दफ़ा हम नहीं करते। आप तक ये खबर है, गिलानी साहब ने कल ये जमशेद के साथ इंटरव्यू में कहा है कि 2.5-3 साल की हमारी बात हुई थी, अब वो लीडरशिप उस पर कायम है या नहीं है वो कहते मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात हुई जरूर थी। तो क्या अगस्त में कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा पाकिस्तान में सर? वन लाइटर नोट मैं समझता हूँ कि जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो याद किस्म के वजीर आज़म मुझे तो नजर आते हैं। रही बात जो गिलानी साहब ने बात की है कि गिलानी साहब, मेरा नहीं ख्याल कोई पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन को ऐसा एग्रीमेंट मौजूद है जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो शामिल ही नहीं होना चाहती थी। वो कहते हैं एग्रीमेंट है, वो कहते थे बात हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, गिलानी साहब कह रहे थे अपनी गुफ्तगू में। अच्छा, मेरा जाती ख्याल है कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी एक सियासी दबाव के तौर पे ये जरूर कह सकती जी कोई एग्रीमेंट था। मेरे अपनी मालूमात ये कहती है कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से जब कहा गया था कि आप हुकूमत में आए तो वो खुद कहते थे नहीं जी हम वजारतें भी नहीं लेंगे, हम काबीना में भी नहीं आएंगे, हुकूमत आप चलाएं, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि वो 2.5 साल बाद लेना चाहते थे वो, क्योंकि वो 2.5 साल बाद की आंखें रखे वो लगाए बैठे थे कि अगस्त 2026 में जब हमारा वजीर आजम आएगा तो हम अपनी हुकूमत करेंगे। मेरे ख्याल में अब हालात शायद थोड़े से बदल भी चुके होंगे ना। पीपल्स पार्टी के पास अब अक्सरियत भी नहीं रही जो है वो। अगर पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो मिल जाते तो कभी हुकूमत बन सकती थी। PTI में कोई लचक मौजूद नहीं थी, ना PTI ये दबाव डालने में कामयाब हो सकी। अगर PTI ये दबाव डाल लेती कि जी हम पीपल्स पार्टी से मिल सकते हैं तो PMLN दबाव का शिकार होती। PTI ये भी कार्ड जाया कर चुकी है। उन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी अपनी दूसरी सियासी जमातों के साथ कि अब वो ये कुछ सियासी कार्ड खेलना भी चाहे तो नहीं खेल सकते। तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ अब शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं जनाब ईवान की अक्सरियत मेरे साथ है तो मैं वैसे कंटिन्यू करूँ, वैसे कंफर्टेबल भी है इस वक्त। एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब एक ही पेज का नाम है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करती है। जनाब अगर शहबाज साहब मौजूद है मामलात को फिर पीपल्स पार्टी को राजी करने के लिए भी शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ी आपको फिर कोई बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी आसिफ अली जरदारी साहब को, वो उस डील से पीछे जाएं। वो खैर आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग टाइम्स देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो लेंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उन्होंने ले ली है, कुछ और भी शायद मेरा ख्याल है मांगेंगे अगर वो उनको वजारत उज़्मा यहाँ पे नहीं मिलती 2.5 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और कल के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो है वो डिटेल्स जो है वो हमें बता रहे थे, ख़ासतौर पर लाहौर और हरीपुर के हवाले से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं हम बाई इलेक्शंस के हवाले से और उसमें जो है वो PTI को एक बड़ी शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा, ख़ासतौर पर हरीपुर में जो है वो बड़ा अपसेट हुआ। हम ब्रेक पे जाने से पहले क्लासा साहब हम बात कर रहे थे कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा क्या जो है वो मांग लेगी कि वो जो है वो साथ ही रहे PMLN के, सब कुछ तो मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप को सेव कर लिया है पीपल्स पार्टी ने भी। अगर इंसान इतना अगर मुतमैन होता, इतना कंटेंट होता तो जिंदगी में इस दुनिया में ये सारे फड्डे फसादात नहीं होते। सो इंसानी ख्वाहिशात का, ग्रीड का कोई एंड नहीं है। बल्कि कुरान पाक में लिखा हुआ है, एक आयत है कि कसरत की ख्वाहिश तुम्हें कब्र तक ले गई। इंसान मरते दम तक ख्वाहिशात से नहीं बाज आता, जब तक कब्र की मट्टी है ना वो मुंह भरे तो भरे हमारा, बाकी तो ये दुनिया तो उसका नहीं भर सकती। सो इंसान कभी मुतमैन नहीं होता, सियासतदान तो कभी हो नहीं सकता। अभी जरदारी साहब को ये था, खुद बन गए हैं वो सदर बन गए दूसरी दफा, फिर गिलानी साहब वो चेयरमैन है, फिर गवर्नर्स ले लिए, अभी उन्होंने कश्मीर ले लिया, फिर अभी सुना गिलगित बल्तिस्तान पे आंख लगाए बैठे हैं, सिंध उनके पास है, 2 सूबों के बड़े गवर्नर उनके पास हैं। लेकिन एक अभी ख्वाहिश रहती है, वो है बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बना। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी ही जिंदगी में मरियम नवाज साहबा को उन्होंने वजीर आला बनवा लिया। सो उन्होंने एंटर कर दिया, एंट्री होगी ना उनकी इसमें पावर कॉरिडोर्स में। अब जरदारी साहब अपनी ही जिंदगी में कोशिश करेंगे कि जनाब वो जो बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम की सीट पे बिठा के जाए, अपनी उनकी वालदा की लेगेसी जो है उनको देकर जाए। तो ये बड़ा उनके लिए एक बड़ा टेस्टिंग टाइम होगा कि वो क्या कुर्बानी देते हैं। क्या वो फिर कल को सदर की सीट उनको दे देते हैं? वैसे मैं मतलब वाइड थिंकिंग कह रहा हूँ, जो होगा नहीं कि चले मैं सदर की कुर्बानी देता हूँ तो उसकी जगह मेरे बेटे को वजीर आजम बना दें, आप में से नवाज शरीफ साहब आके सदर बन जाए। डील मेकर्स है ना, डील शील तो कर लेते हैं और ये सियासतदान में खूबी होती है जिसको आप और मैं
कोई बेअसूली, कोई मतलब है, कोई वादा खिलाफी, कोई बेमानी वगैरह, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ये उसको अपनी आर्ट कहते हैं। भाई हम आर्ट हैं, हम कोई रास्ते निकाल लेते हैं, हम जिद नहीं करते, ईगोज नहीं करते, हम फ्लेक्सिबल होते हैं, लिहाजा हम रास्ते निकाल लेते हैं। तो जरदारी साहब की कोशिश हो, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी अपनी बेटी के लिए कि मरियम नवाज साहबा को बना दें वजीर आला, तो मैं पीछे हटता हूं। अच्छा, दूसरी उनकी भी बड़ी विन विन सिचुएशन थी कि बेटी उनकी ये वजीर आला बन गई, भाई उनका जनाब वजीर आजम बन गया, हुकूमत आ गई पावर में। अपने केसेस सारे वो आपको तो नादरा ने जाके उन्होंने वहां पे एयरपोर्ट पे उन्होंने वो करवाए सारे उनके बायोमेट्रिक करवाए, वो सारा नैब जो उनको सजाएं दिलवाने में था, वही टीम जाके उसने सारे माफिया भी मांगी है, केसेस वापस करें। सो सारा उनके लिए, तो ये सारा उनके लिए विन विन था। लेकिन मजलूम भी है आज तक कि देखें जी मुझे वजीर आजम नहीं बनने दिया। आज भी वो बड़े पूरी उसके संजीदा उसके साथ दुखी भी होते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है जितना उनको प्लेट में मिला है ये शायद कभी भी ये मुमकिन ही नहीं था। अगर 1-2 साल पहले अगर आप देखें सब कुछ मिल गया। सो जरदारी साहब वो रूट लेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी में ही बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो किसी तरीके से वजीर आजम बने। हालांकि मैं अगर उसमें अगर बात कहूँ, जरदारी साहब को उस वक्त बिलावल को ये वजीर खारजा बनने देना चाहिए था। जैसे पहले उन्होंने साल 1.5 साल किया था, बड़ा अच्छा उनका एक बड़ा इमेज बना, बड़ा उन्होंने बिलावल साहब ने अप्रिशिएट कर, बिलावल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, लोग मुतासिर किए, सबको मुतासिर किया। उनको कंटिन्यू कराना देना चाहिए था। बेशक बाकी आप उस वजारतें ना लेते, लेकिन बिलावल को मजीद 2-2.5 साल 3 साल आपको वजीर खारजा रहने देना चाहिए था, ताकि वो एक अपना क्लाउड अपनी इन द चेंजिंग वर्ल्ड जो है मजीद अपने ग्रूम करते। जैसे अभी इंडिया के मुकाबले जब वो गए तो लॉबिंग करने गए थे, बड़ी बेहतर लॉबिंग की उन्होंने, पूरी दुनिया के सामने केस प्रेजेंट किया है। आपको इस वक्त बिलावल को रखना चाहिए था पावर के अंदर। आपने ये जहन में रखा कि नहीं हम इनको अभी नहीं वजीर खारजा बनवाते, हम इनको 2026 में अगस्त में वजीर आजम बनवाएंगे, डायरेक्ट वजीर आजम बनवाएंगे। यहाँ पे तो सिचुएशन बदलती रहती। रात गिलानी साहब भी, जमशेद रिजवानी साहब ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया उनका अपने टीवी चैनल के लिए, तो उसमें गिलानी साहब भी ये बात कह रहे थे कि भाई साहब हालात बदलते रहते, मुझे नहीं पता 2026 में क्या हो। एक सियासी आदमी सोचता है कि कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि वो एग्रीमेंट है। बिल्कुल। 2.5 साल बाद दुनिया कहां से कहां बदल जाती है। जो नसरुल्लाह मलिक साहब अभी बात कह रहे थे कि भाई साहब फौज में उनके साथ ठीक है, चाइना ठीक है, आपके उसके बाद अमेरिकन ठीक है, सऊदीज ठीक है, 3 मुल्क मैटर करते हैं, इवन कतर, यूएई, फिर उसके बाद आपका तुर्की, सारे मुल्क, ईरान वगैरह सारे खुश हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक नया एक थिएटर है, चेंज है, जो कि बिलावल को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगा। सो बेहतर था, माई व्यू, हमारी किसने, हम क्या पिद्दी का शोरबा हम होते तो अगर मेरे उसमें होता तो मैं जरूर कहता मैं कि भाई साहब बिलावल को वजीर खारजा बनवा दे, ताकि मजीद 2-2.5 साल का तजुर्बा जो है ना, इसके काबिल बड़ी उम्र पड़ी है, लंबी उम्र पड़ी है। तो अभी कश्मीर और लाइफ टाइम इम्यूनिटी काफी नहीं है। अभी आपको लगता है जो मेन ख्वाहिश है वो तो नहीं, मरते दम तक हमारी ख्वाहिशें कब खत्म होती हैं? वो तो कब्र तक जाएंगे तो ख्वाहिश वो इंसान की रहती है। जरदारी साहब मजीद ख्वाहिश लिस्ट जो है, आखिरी ख्वाहिश लिस्ट उनकी ये होगी कि बिलावल उनकी जिंदगी में वजीर आजम बने। गिलगित में भी आंखें रख के बैठे होंगे यकीनन, लेकिन बिलावल वाला उनके लिए मेरा ख्याल है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा को नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इंडक्ट करवाया है और अपने लेगेसी उनको देकर गए हैं, बिलावल साहब के लिए जरदारी साहब एग्जैक्टली वो कोशिश करेंगे। सही जी। इसी पॉइंट पे नाज़रीन आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात हो।